हम नमस्कार करते हैं अपने तमाम दर्शकों का और स्वागत करते हैं वैशाली की पावन धरती पे। कहा जाता है विश्व का पहला गणतंत्र है ये धरती वैशाली। एक वक्त था जब 7,777 सांसद यहाँ पर फैसला लिया करते थे। तब में और अब में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है। हम चर्चा करेंगे, यहाँ के जनता की राय लेंगे कि क्या कुछ बदला, क्या वैशाली की तकदीर कुछ बदल पाई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल क्लास से अवधेश कुमार सिंह साहब, विधायक बीजेपी हाजीपुर, रामजी भक्ता साहब आरजेडी नेता हैं, अवधेश सिंह साहब एलजेपी नेता हैं, किसलय किशोर साहब तीसरा मोर्चा से हैं, मुकेश रंजन साहब कांग्रेस नेता हैं और संजीत कुमार साहब जुड़ने वाले हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ मौजूद है जनता जो फैसला करेगी, जिसको एक बार फिर से इतिहास रचना है। सिटिंग एमएलए वैशाली से भूषण पटेल जी रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला बेहद चुनौती भरा है, लेकिन क्या है स्थानीय समस्या? अपने स्थानीय संवाददाता से बात करने की कोशिश करते हैं। स्थानीय समस्या बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। कहा जाता है कि यहाँ की ज़मीन बहुत उर्वरक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा उर्वरक ज़मीन कही जाती है इस इलाके की। लोग बहुत मेहनतकश हैं, लेकिन आखिर क्या कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से ये इलाका अब भी पिछड़ा दिख रहा है? विकास जी, यहाँ पे पटना के बगल में होने की वजह से ये पटना का सैटेलाइट टाउन भी माना जाता है। जिस हिसाब से यहाँ का विकास होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उस तरीके से यहाँ का विकास हुआ नहीं है। निश्चित तौर पे जो प्रजातंत्र प्रणाली है इसके लिए वही जिम्मेवार है, लोग भी यहाँ के जिम्मेवार हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था सरकार को, प्रशासन को, वो नहीं मिल पाया। उदाहरण कवायद हुई थी आज से कुछ वक्त पहले, यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप हो, एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना हो, कुछ होता दिखा, कुछ हुआ? शुरुआत में जो बंद पड़े थे, जो आज भी लगभग 80% के आसपास जो इंडस्ट्री बंद हैं, वो उनको खोलने का प्रयास नहीं किया गया। कुछ नई इंडस्ट्री ज़रूर लगी है, थोड़ी जो नए अभी बन के आए हैं, लेकिन जो पुरानी इंडस्ट्री, जो इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री थी, जिससे हज़ारों नहीं लाखों लोगों को नौकरी मिलती, हमारा उससे देश का नाम भी हो रहा था, वो इंडस्ट्री आज भी बंद है, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, रसवंती के नाम से। उसके अलावा कई सारी इंडस्ट्री है। आपका जो वेल्ट्रॉन भवन है, जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, उसकी स्थिति आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ आ गए हैं, एक खंडर में आ गए हैं। जबकि वहीं से नेता चुन करके पहली बार माला पहनकर विकास की बात सीधे वहीं से करते हैं। विकास की बात करते हैं, फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हम चलते हैं अपने संवाददाता आनंद अमृतराज के पास। आनंद अमृतराज, आप इस इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार दौरा कर रहे हैं, स्थानीय समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है मूलभूत स्थानीय समस्या? आप जनता से पूछिए। धन्यवाद शिवपूजन जी। और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले कुछ दिनों से हाजीपुर में लगातार घूम रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ समस्या है हाजीपुर की, और जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक गांधी सेतु पुल क्रॉस करना है, हाजीपुर पहुंचना है। यानी कि शहर, तमाम वो बातें जो एक शहर में होनी चाहिए हाजीपुर में है, लेकिन बावजूद इसके विकास से अभी भी कोसों दूर। रामविलास पासवान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाते हैं, बावजूद इसके इस शहर की सूरत और सीरत जितनी बदलनी चाहिए वो नहीं बदली। हम बात शुरुआत करें शिवपूजन जी, लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग है और इनसे सवाल लेना बहुत ज़रूरी है। सर, आपके सामने, आप खड़े हो जाइए, आपके सामने आपके विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं। कोई तो मन में सवाल कौन रहा होगा कि जब इस बार भी वोट मांगने नेताजी हाथ जोड़ने आएंगे आपके पास और आपसे वोट मांगेंगे, तो कोई तो एक सवाल होगा जो आप इनसे पूछना चाहेंगे। पानी निकासी की समस्या शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बरसात के दिनों में आदमी का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, ये प्राथमिकता है। प्राथमिकता है। विधायक जी से सर सवाल उठ गया है, शुरुआत हो चुकी है। विधायक जी से अगर बात करें, उसके बाद फिर हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ जाएंगे। विधायक जी से सवाल है, जवाब देना पसंद करेंगे? क्या सवाल क्या था? जा रहे हैं पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या कही जा रही है। इरिगेशन की हमने देखा कहीं कोई सुविधा नहीं, बावजूद इसके के काफ़ी ऐसा इलाका है कि जहाँ पर कुछ भी खेती आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद दावे तो बहुत होते हैं। इंतज़ाम, जो ज़मीनी हकीकत है, इंतज़ाम कोसों दूर। ये दोनों दो समस्या है। एक है जल जमाव की समस्या। चूँकि हाजीपुर छोटा शहर है, तेज़ी से विकास हुआ था इसका, नई नई कॉलोनियाँ बसी, जीएम ऑफिस बन गया, नया नया बिल्डिंग बना, तो पानी जो चौड़ के रास्ते निकल जाता था वह पानी अवरुद्ध हुआ है। उसके लिए एक सीवरेज सिस्टम, अभी पूर्व में जो विधायक थे आदरणीय नित्यानंद राय जी, सीवरेज सिस्टम जो 118 करोड़ की योजना है उसका काम चल रहा है, विकास की कार्य उसका चल रहा है, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है। हमने विधानसभा में भी उस संदर्भ में क्वेश्चन उठाया है। और जहां पाइपलाइन का सवाल है, पानी पेयजल की समस्या के संदर्भ में है, तो जब 40 साल पहले यहाँ पाइपलाइन बिछाया गया था, जो एक वाटर टैंक यहाँ पानी टंकी था,
आदरणीय नित्यानंद जी ने प्रयास किया और यहाँ 8 वाटर टावर बने, जिसमें एक वाटर टावर में उन्होंने अपना फंड भी दिया था। 92 किलोमीटर पाइपलाइन की स्वीकृति, उसके बाद मतलब 40 साल पहले जो पाइपलाइन बिछा था, कभी उसमें कोई विकास नहीं हो पाया, कभी उसमें कोई पाइप जुड़ा नहीं। नित्यानंद जिम्मेदार कौन? ये चाहता हूं कि सवाल करें आनंद अमृतराज आप जनता से, इसका जिम्मेदार कौन? 10 साल का मौका मिला है वर्तमान सरकार को। देखिए निश्चित तौर पे आपको क्या लगता है कि हाजीपुर को आप शहर कहेंगे? नहीं, ये शहर तो नहीं कहेंगे इसको। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ग्रामीण इलाकों से घिरा हुआ छोटा सा जगह है। पटना के बगल में भी तो है सर। पटना के बगल में है, लेकिन उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट नहीं हुआ, यही सवाल था। सर आप बताएं, आप हाजीपुर के रहने वाले हैं ना? जी। जितना विकास होना चाहिए था इस क्षेत्र का, केले से पूरे विश्व में पहचाना जाता है, बावजूद इसके पहचान बनी हाजीपुर की? जी बनी है। किस चीज़ के लिए बनी? सड़क के लिए भी बनी है, पानी के भी सुविधा जो है सो हो रही है। अच्छा, विधायक जी से लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नज़दीक। हाँ बताइए। केला के लिए पहचान बनी है, लेकिन केला को नीलगाय मारते जा रहा है, उसके लिए कोई सरकार का ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है। आप बताइए सर। जी, विकास के नाम पे कहेंगे तो बहुत ज़्यादा विकास तो हाजीपुर का नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, और उसके पीछे कारण यह है कि ये शहर इसलिए इसको नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक अच्छे बहुत पार्क ज्यादा विकास नहीं हुआ। वादे तो बहुत सब। सारे किए गए, आरजेडी के नेता हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। वादे तमाम पार्टियां बहुत सारी करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। एक दौर था जब पटना से यहाँ तक पहुँचने में बहुत हो सकता है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली हैं कि एम्बुलेंस अक्सर गांधी सेतु के जाम में फंसता है और रोगी मर जाते हैं जब तक उनको पीएमसीएच पहुंचाया जाता है। किसी भी सरकार ने सूद नहीं ली। खुद तो आप हेलीकॉप्टर से तमाम नेता उड़ करके चले आ सकते हैं पटना से यहाँ। ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? ये प्रशासन की पहले गलती थी, अभी प्रशासन ठीक कर दिया है उसको। पुल प्रशासन बनाएगा या सरकार बनाती है? पुल बना हुआ था, वहाँ जाम लगने का कारण था कि ओवर एकमात्र पुल नॉर्थ बिहार साउथ बिहार को जोड़ता है। ना राजद सरकार ने सोचा, ना एनडीए की सरकारों ने सोचा। क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? जनता के पास जाना चाहता हूं आनंद अमृतराज, क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? जी बताइए। अरे हम बता रहे हैं, जो महात्मा गांधी सेतु का बात है, जब से हमारा जन्म हुआ है उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा वो जामे रहता है। समस्या ही दिखती रहेगी। आप बताइए। पहला नंबर तो पुल जाम रहता है, उसका विकास को पानी जब जमा हो जाता है ताकि उस पर भी आएंगे। विकास ने लगातार खबरें की, विकास अब बताइए आ सकते हैं। विकास आपने लगातार खबरें की, ऐसी कहानियां दिखाई हैं। एम्बुलेंस में मरीज तड़प करके मर जाता है और जाम से इस पुल को कभी निजात नहीं मिलता। क्या है जमीनी हकीकत? पूरे पिछले 10 वर्षों से, लगभग 11 वर्षों से लगातार पुल की मरम्मत चल रही है। मरम्मत के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च दिखाया जाता है। 140 करोड़ रुपए उसके टोल टैक्स के रूप में वसूले जा चुके हैं। मात्र 86 करोड़ रुपए में ये पुल बना था। उसके बावजूद अभी तक लोग ये बगले झांक रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। इसका जिम्मेदार आखिर जनता किसको मानती है? किसी भी सरकार ने अगर किसको मानती है जनता? इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। बिहार की सरकार, क्योंकि जो पैसा दिया गया जब तो से प्रशासन द्वारा सही रूप से जब खर्च से नहीं किया बिहार गया। की सरकार बनी और इस पे जो काम होना चाहिए था उसके लिए बिहार की सरकार जिम्मेवार है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते थे कि ये गांधी सेतु बैठ जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नजर इस पे पड़ा और उन्होंने इस पुल के लिए 6000 करोड़ रुपया दिया और ये 6 लेन का गांधी सेतु हो रहा है। ये हाजीपुर का पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं। 2005 में जब एनडीए की सरकार यहाँ पर आई थी, क्या कोई ठोस कार्य योजना नहीं थी लोगों के पास? आप देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये आपकी पार्टी का फोरम नहीं, आप बैठिए, हम आ रहे हैं। कोई ठोस कार्य नहीं बना था पिछले एनडीए 1 की सरकार में। जब यूपीए 1 की सरकार बनी तो लालू प्रसाद रेल मंत्री ने पलेजा दीघा रेल लाइन, डबल रेलवे लाइन और प्लस सड़क पुल का उन्होंने इसका शिलान्यास किया और इसे बनाने का कार्यक्रम। कितने साल हो गए उसके? हाँ, उसके बनाने में वहाँ पर जो तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन यह यूपीए 1 के रेल मंत्री लालू प्रसाद का देन है। विडंबना देखिए कि जनता सिर्फ आश्वासन पे तकरीबन 1 दशक रह चुकी, सिर्फ आश्वासन। क्या तकनीकी प्रॉब्लम है जो कि पुल नहीं बना वो पूछा जाए। वो जमीन नहीं मिल रहा है जैसे कि आगे रोड बाईपास बने, पुल बन के तैयार है लेकिन जमीन रोके हुए है। यही भूमि अधिग्रहण बिल का न उपयोग होता। आज अधिग्रहण बिल जो है, भूमि अधिग्रहण बिल, वो पास नहीं हुआ। इसके वजह से आप मान रहे हैं कि पुल जो है ये पूरा नहीं हो पाया? नहीं, हाँ, इसका भी कारण है। अभी का कारण है। हम लेते हैं पॉलिटिकल क्लास से, नेताओं की क्या सोच है। राजद, ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने पहल की पुल के निर्माण की, दूसरे ऑल्टरनेट पुल की, वो अब तक बन करके तैयार नहीं हुआ।
अब ब्लेम कर रहे हैं। यही जनता कह रही है कि अगर ये भूमि अधिग्रहण बिल पास हो जाता तो शायद ये समस्या नहीं होती। भूमि अधिग्रहण की बात नहीं है, कुछ लोग इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, उसकी समस्या है और वो हट रहा है अभी और वो बन के तैयार हो जाएगा 1-2 महीना में। आनंद जी देखिए, बड़ा दिलचस्प बात कही राजद के नेता ने। इंक्रोचमेंट है और सरकार इंक्रोचमेंट को हटाने में जो है वो नाकाबिल है और यही वजह है कि ये पुल का इनॉग्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, वहां पर यातायात का संचालन नहीं हो पा रहा है। जनता से जानिए राय। जी हमारे साथ कुछ दर्शक हैं और इनसे भी सवाल ले लेते हैं। अगर आज तक गांधी सेतु पे समस्या रह गई, इसके लिए एकमात्र जिम्मेवार आप किसे ठहराते हैं? सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं सरकार को? क्योंकि सरकार जब सत्ता में आती है, राजधानी से सटा हुआ हमारा वैशाली जिला है, तो सिर्फ जातीय समीकरण का राजनीति करते हैं कि हम सरकार में रहेंगे। तो किस सरकार को आप दोष ठहराते हैं? जो सरकार अभी नया आने वाली है, उभर रही है सरकार, उस पर हम लोग तत्पर हैं। अभी तक तो 7.5 साल तक केंद्र में बिहार में बीजेडी और बीजेपी दोनों के सरकार थी, किसी एक को ठहराएंगे? किस सरकार, आखिर कौन सी सरकार दोषी है? अभी नीतीश जी को नीतीश और लालू जी, जदयू को नीतीश सरकार। बड़ा दिलचस्प, बहुत भाजपा भी साथ में थी, ठीक है ना, भाजपा भी उसके लिए पूरा सरकार नहीं, तमाम सरकार जिम्मेवार है। मुझे याद है आपने एक कहानी की थी जिसमें कि जो लोग ट्रैफिक का संचालन किया करते थे इस पुल पर, उसके एक आला अधिकारी ने आपसे कहा था कि इस पुल के मरम्मत में जो कुछ भी खर्च हो रहा है वो शायद गोबर में घी डालने जैसा है। पुल की मरम्मत में जितना भी पैसा झोंका गया वो गोबर में घी डालने जैसा था। अगर प्रॉपर प्लानिंग होती, यहाँ पर जिम्मेदारी ना सिर्फ राजद सरकार की बल्कि एनडीए सरकार की भी थी। एनडीए सरकार की थी जिस समय पुल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से बना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड दिया, समय से दिया, जो नहीं बना। फंड नहीं दिया इस वजह से नहीं बना। ये स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा बहुत सारा लगा रखा है एनएच के लिए, पुल के लिए, पुलिया के लिए, वो आज तक पैसा नहीं मिला। ये बात गौरतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्च किया और ना तो यूपीए 2 की सरकार ने वो 1000 करोड़, नीतीश जी बार बार ये आरोप लगाते आए, ना तो यूपीए 2 की सरकार ने वो 1000 करोड़ वापस किया और ना ही भाजपा की सरकार ने ये लगातार आरोप लगता आया है जदयू की तरफ से। लोजपा की प्रतिक्रिया लेते हैं। यहाँ कहा जाता है यहाँ जो है पासवान जी महनार में खोले ये स्टील फैक्ट्री के लिए जमीन लिए, जो सेल के द्वारा खरीदा गया, उसमें डीएम के कोई रोल नहीं था, बिहार गवर्नमेंट के। वो पानी में पैसा है हजारों करोड़, उस रुपया का इंटरेस्ट कितना होगा और वो पैसा पानी में क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ के नेता हैं, यहाँ भाजपा के नेता हैं, सवाल तो कर ही लेते हैं इनसे, क्यों पानी में पैसा आपने डाला? पुल के बारे में तो कह दी गई बात कि भाई गोबर में घी डालने जैसा हुआ इसका मेंटेनेंस। मैं बताना चाहता हूँ, पहले वैशाली के धरती पर आपके इस अच्छे कार्यक्रम चलाने के लिए आपके चैनल एवं यहाँ के उपभोक्ता जो भी हैं सुनते हैं, उन सभी लोगों को बधाई देते हैं वैशाली की जनता की ओर से। हम बता भी आपको बधाई देगी अगर जनता के लिए कुछ काम कर लेंगे। कहीं काम बार बार रामविलास पासवान जी चुन करके यहाँ से जीते। रामविलास जी क्या किए थे पहले बताते हैं। रामविलास जी उसमें बताएंगे ना, रामविलास जी उस व्यक्ति का नाम है। हाजीपुर में 1977 में आए, उसके बाद पहला काम किए गंगा ब्रिज का उद्घाटन कराए 1981 में। उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल बेल्ट यहाँ बिछा। उससे पहले हाजीपुर का जितना भी सड़क था वह सब था बैलगाड़ी के चलने वाला लीक वाला सड़क, उसको बनवाए। आपको बहुत से नौजवान बैठे हुए हैं, जानकारी हो या नहीं हो, मैं बताना चाहता हूँ। राम मसीह चौक पर इतना बड़ा जाम लगता था, उसको ओवरब्रिज बनाए। हाजीपुर का पहले जाने का रास्ता था गांधी चौक, वहाँ पर काफ़ी जाम लगता था, वहाँ का रास्ता बनवाए। और NHI से 4 लेन बनवाए हाजीपुर मुजफ्फरपुर। जितना है आपको जंदाहा सड़क पासवान चौक से जाता है महुआ महना के हिसाब से बहुत ज्यादा विकास का काम किया रामविलास पासवान जी, जिनका नाम है काम करने से किसी से पीछे नहीं। जनता से राय लेते हैं आनंद अमृतराज जी, जनता से राय तुरंत आ रहे हैं आपके पास। जनता से राय लीजिए, जितने भी इन्होंने कहा कि जो रामविलास पासवान जी ने वादे किए थे क्या उन वादों को पूरा किया? जनता से राय लेते हैं। जी बताइए, जितने भी रोड नली नाले बने नीतीश के सरकार में बनी है। आप बताइए बाबा। अगर नीतीश की सरकार में बने हैं तो ये पुल क्यों नहीं बन जा रही है? अभी किसकी सरकार है? क्यों बन रही है आप बताइए। हाँ सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ नीतीश कुमार जी तो और हाजीपुर के बारे में अपना जो बोले हैं,
हाजीपुर का विकास नहीं हुआ। आज तक ना नाला हुआ, ना बिजली हुआ। मतलब कोई बहुत समस्या है लेकिन ऐसे विकास नहीं हुआ। हम ले लेंगे, आप लोग से भी ले लेंगे। जी बताइए। बेहद दिलचस्प होना मेरा पूछना है, अभी नीतीश जी का सरकार है तो पुल नहीं बनी है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सिर्फ योजना पे योजना लागू किया जा रहा है, लेकिन कोई योजना में सही से काम नहीं चल रहा है। योजना नहीं है। सिपोजन जी, मेरा एक सवाल है विधायक जी से। ये पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है हाजीपुर। वैशाली में स्तूप है, कोनहारा घाट है, कई ऐसी तीर्थ स्थान है। अगर इसको विकसित किया जाता तो आज हाजीपुर अलग पहचान से गुजारिश करता हूं आनंद थोड़ा सा आगे आकर के आप सवाल पूछ लें, क्योंकि आपकी आवाज पूरी तरह से मेरे पास नहीं आ पा रही है। लेकिन निश्चित रूप में जनता ये सवाल करना चाहती है अपने प्रतिनिधियों से कि जितने वादे करते हैं वो प्रतिनिधि ठीक चुनाव के पहले उन वादों पर खरे क्यों नहीं उतरते। ये अहम सवाल है। मैं चाहता हूं आनंद आप आकर के सवाल कर लें जनप्रतिनिधि से, जनता के सवाल। जी निश्चित तौर पे। और सिपोजी जी, मेरा सवाल है विधायक जी से, और सीधा विधायक जी से ही सवाल है। विधायक जी, हाजीपुर में कई ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पे जो मंदिर है कोणार्क से उससे तुलना की जाती है, कोनहारा घाट भी यहाँ यहीं पे है, बगल में वैशाली के स्तूप है। अगर ये तमाम स्थलों को विकसित किया जाता तो आज तो ये स्थिति नहीं रहती। अभी 1 साल पहले उपचुनाव हुआ था, हम यहाँ से निर्वाचित हुए थे। आप ही के तो सदस्य थे ना, आप ही के पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्यटन के संदर्भ में जो भी संभव था, अभी भी कोनहारा घाट को विकसित करने के लिए और उसको प्रकृति के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया। नहीं हुआ। सच्चाई है ये सिपोजन जी, सच्चाई यही है कि अभी तक विकास नहीं हुआ। आएंगे आप आएंगे आपके पास। इसलिए किशोर जी, तीसरा मोर्चा, ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। पहले बात की जा रही थी कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा, तीसरा मोर्चा भी मैदान में उतरा है। सिर्फ वोट कटुआ। देखिए, मैं सीधा सवाल जनता के बीच में लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में नौजवान खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस जंगल राज का नाम नीतीश कुमार जी ने विकास का नाम देकर जंगल राज का नाम दिया, आज उसी जंगल राज के साथ इतना सवाल का जवाब दीजिए, आप लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? हमारी लड़ाई दोनों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी और ये जो महागठबंधन का है, दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। 10-15 दिनों में आपने स्ट्रेटेजी बनाई और एकाएक चुनावी मैदान में उतर गए, जनता क्यों विश्वास करेगी? ये सवाल आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी मीडिया की खास पेशकश सिंहासन का संग्राम में आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। हम मौजूद हैं वैशाली की ऐतिहासिक धरती पर। बहुत गौरवशाली रहा है वैशाली का इतिहास, लेकिन पिछले चंद दशकों में क्या हस्र हुआ वैशाली का। तमाम नेता वादे बहुत करते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। हम बात कर रहे हैं एक थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि थर्ड फ्रंट एक ऑल्टरनेट फोर्स के रूप में उभर सकता है, लेकिन क्या है सच्चाई? क्या यह सिर्फ महज एक वोट कटवा पार्टी होगी, यानी कि एनसीपी, समाजवादी पार्टी और पप्पू यादव जी साथ मिलकर के सिर्फ वोट काटेंगे, सिर्फ महागठबंधन के चांसेस को डैम्पन करने की कोशिश है? और क्या यह बीजेपी के इशारे पे हो रहा है? हम सीधे सवाल कर रहे हैं थर्ड फ्रंट के नेता से। देखिए, तीसरे मोर्चे का जो गठन हुआ है वो बहुत सोच समझ के हुआ है, और तीसरे मोर्चे में जो भी सीट बंटवारे के पहले क्यों नहीं सोचा था? अरे बिल्कुल, बिहार की जरूरत थी तीसरा मोर्चा। आप बिहार में देखिए, जनता मानती है क्या? अजय आनंद साहब, जनता मानती है क्या? ये देखिए, जनता कह रही है कि मैं बता रहा हूँ ना क्यों जरूरत थी। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ सीधी सी बात। आज नौजवान, मैं नौजवान हूँ, नौजवानों की पहली प्राथमिकता क्या है? रोजगार। 25 वर्षों में बिहार में कौन सा रोजगार का ऐसा कल कारखाना पब्लिक सेक्टर में लगाया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या जनता दल यूनाइटेड की सरकार रही हो। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक छोटा सा सवाल अजय आनंद साहब, हम चाहते हैं आप जनता से पूछिए। एक कवायद हुई थी आज से चंद महीने पहले, जहां मुलायम सिंह यादव जी को माला पहनाया गया था और सबने उनको समान रूप से अपना नेता माना था। स्थिति ऐसी हुई कि आरोप अब आज की तारीख में लग रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ही कि दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया, और शायद यही मजबूरी थी कि एनसीपी और समाजवादी पार्टी मिल करके अब तीसरे मोर्चे का निर्माण कर रही है।
देखिए निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम दर्शक से ही ले लेते हैं। आप बताइए, आप खड़ा होइए। थर्ड फ्रंट जो बना है और मुलायम सिंह और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि इस पर कोई फैक्टर बनेगा बिहार चुनाव में, टक्कर देगा? नहीं, ताला चाबी रहेगा, तीसरा मोर्चा के हाथ में ताला चाबी रहेगा। जी बताइए। बहुत दिलचस्प सुनने को यहाँ पर तीसरे मोर्चा का बनेगा सरकार सामने। सुनिए ना, ऐसा बात है, सुनिए ना, यहाँ से भाजपा समाजवादी बीजेपी के दबाव में तीसरा मोर्चा खड़ा किया। प्रजातंत्र में हर आदमी को लड़ने का अधिकार है और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अलग विषय हुआ, लेकिन सारे समाजवादी एक मंच पे आते, 6 पार्टियां एक पार्टी में मर्ज करती, विलय की बात की जा रही थी। क्या कुछ ऐसा हुआ जो अलग हो गए? बिहार में समाजवादी विचार के लड़ने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उसी में से विधायक चुना जाएगा। और वैशाली जिला में सवाल तो ये कि समाजवादी किसको मानेंगे? आप महागठबंधन को मानेंगे या समाजवादी पार्टी और एनसीपी के गठबंधन को आप समाजवादी मानेंगे? समाजवादी एको को नहीं है, एको नहीं, धोखेबाज है। समाजवादी पूरी तरह से ढकोसला है, वो कहीं से कुछ नहीं है। अरे ये लोग महागठबंधन की है, महागठबंधन के जब मुखिया ही मुलायम सिंह पार हो गए यहाँ से। अब से कुछ वक्त पहले एनसीपी के नेता तारिक अनवर साहब से मैं इंटरव्यू कर रहा था और मैंने पूछा यही समाजवाद के बारे में। उन्होंने भी चंद बातें कही थी और इशारे में कहा था कि शायद जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी वजह से ये लोग साथ आ गए। दूसरा एक अहम आरोप तारिक अनवर जी का ये था कि चूंकि कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हो गए तो समाजवादी पार्टी का आना गैर जरूरी हो गया था। देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की परिकल्पना की जा रही थी तो उसके अगुआ कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे। ऐसी कौन सी घटना हुई कि मुलायम सिंह यादव उस महागठबंधन से बाहर चले गए? आज भी लालू यादव भरे मन से कहते हैं कि मैं मुलायम सिंह यादव के बारे में नहीं बोलूंगा। और तीसरे लालू जी ने तो यह भी कहा था कि पीली धोती भेजेंगे, पियरी भेजेंगे। समधी कहा है, पियरी भेजा गया क्या? जनता से जानिए। आप एक बात बताइए, आप किस चीज का डर है? बीजेपी का डर है मुलायम सिंह यादव को। आप बताइए। सीबीआई का डर है मुलायम सिंह के। लेकिन लालू जी ने तो सीबीआई से डरे हुए वोट कटुआ का मोर्चा है ये। कहने का मतलब है कि अभी आपके प्रतिनिधि हाजीपुर विधानसभा से पूछा जाए कि अभी हाजीपुर में आज तक पुस्तकालय की व्यवस्था हुआ? चलिए लोकल इशू है, लोकल इशू आपके सवाल को, लेकिन निश्चित रूप में आप ही से हम जानना चाह रहे हैं। पिहरी भेज रहे थे, समधी कहते हैं, कम से कम राजद कोशिश कर लेती तो शायद समाजवादी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होता। इसके पहले शरद यादव जी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो विलय की प्रक्रिया है ये बिहार से ही शुरू होगी और सबसे पहला अहम भूमिका जदयू और राजद की होगी। विलय तो हुआ नहीं। रीजनल पार्टी की अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपना सीमा है। तो पहले क्यों ये चर्चा हो रही थी? समाजवादी पार्टी कहती है डेथ वारंट पे दस्तखत नहीं करेंगे। बता रहा हूँ, मतलब निकल गया। ऐसा है कि उन्होंने नीतीश जी की तरफ से या लालू जी की तरफ से तो उनको नहीं निकाला गया है। सीट भी तो नहीं दिया। सीट की बात ही नहीं हुई थी। वो यूपी में लड़ते, हम लोग बिहार में लड़ रहे थे। लेकिन आप मानते अगर समाजवादी पार्टी और एनसीपी आपके साथ होती तो ज्यादा मजबूत होते? ये तो निश्चित रूप से मजबूत होना ही था। तो क्या आपको लगता है स्वाभिमान रैली में समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है और ठीक 2 दिन के बाद एक यू टर्न होता है? इसके पीछे क्या लग रहा है? कहीं शतरंज का खेल कहां से खेला गया? बीजेपी का अपना ताश है। अब वो बताए कि वो कौन सा ताश फेंका जो गड़बड़ हुआ। अरे भाषा में ये कह रहे, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ। ओवैसी फैक्टर भी 25 सीट पर है, एक ओवैसी का कहीं नामो निशान नहीं था, पता नहीं था, एक ओवैसी भी घुस रहे हैं। और जितने भी चुनाव के विश्लेषज्ञ हैं, जो पॉलिटिकल पंडित्स कहे जाते हैं, सबका यही कहना है कि सबका फायदा सिर्फ भाजपा को मिलता दिख रहा है। चूंकि बीजेपी के साथ आज के डेट में बिहार की जनता है तो फायदा तो बिहार के। तो बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, तभी तो इतने फैक्टर्स को ला रही है चुनाव में। फैक्टर्स ला नहीं रहे, जो भी फैक्टर्स आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। जदयू का आरोप है कि आपने ओवैसी साहब को करोड़ों रुपए दिए, हेलीकॉप्टर दिए, पप्पू यादव को भी एक तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं आपने आर्म ट्विस्टिंग कर दी, तो ये तमाम लोग आपके पक्ष में खड़े हो गए। जदयू के जो अपने नेता हैं बिहार के, उन्होंने बीजेपी को अलग किया, उन्होंने मांझी को बनाया, उन्होंने मांझी को हटाया और सब कहते हैं कि इस समय बीजेपी का हाथ है। तो आज भी जो फैक्टर आ रहा है वो बीजेपी उसमें कहीं नहीं है।
लेकिन उसका लाभ निश्चित तौर पर, चूंकि बिहार की जनता बीजेपी के साथ है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है, इसलिए फायदा मिल रहा है भाजपा। कांग्रेस पर एक आरोप है, तुरंत आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। एक मिनट, अभी रामविलास जी के पासवान साधु अनिल कुमार साधु उन पर आरोप लगाया है कि हजारों करोड़ विदेश में वो पैसा रखे हुए हैं। उनका अपना दामाद अभी आज ये आरोप लगा है, वो पैसा कहाँ से आया? तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने के लिए जो सिखाते हैं कि तो जो राजद के लोग अभी आरोप लगा रहे हैं, अगर हजारों करोड़ है तो उतना तो दे दीजिएगा, तो जबरदस्त विकास हो जाएगा। सुन लीजिए, ईटा तोड़ करके ले जाते हैं जो हम टिकट देंगे, ऐसे बोलिए, जो कहते हैं से ही बोलवाते हैं टिकट के लालच दे करके। यह सब गलत है, इनका आरोप जो भी है यह आरोप गलत है। टिकट के लालच में टिकट के लालच में आरोप लगाया गया। लेकिन कांग्रेस 90 के दशक के पहले कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि तकरीबन सीटों पर काबिज हुआ करती थी कांग्रेस। आज बैसाखी के सहारे चलने पर मजबूर है कांग्रेस। क्यों ऐसा हश्र हुआ? आज भी आप पिग्गी बैकिंग कर रहे हैं। आपको राजद के समर्थन की जरूरत है, जदयू के समर्थन की जरूरत है। ठीक है, 40 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, लेकिन 10 सीटें आप दे रहे हैं इनको। राहुल गांधी आते हैं, रैली करते हैं, और दोनों का दावर नेता ना तो नीतीश कुमार और ना ही लालू प्रसाद यादव मंच पे मौजूद होते हैं। आपको लग रहा है कांग्रेस को ये दोनों नेता औकात बता रहे हैं? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आप जन समस्या का बात मैंने ले लिया। आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दें, मैं मानूंगा आपने मेरा सम्मान रख लिया। जन समस्या का बात हो रहा है और कांग्रेस का जहां तक जन समस्या की बात हो रही तभी तो हो रहा है। इतने साल तक आपने राज किया, विकास हुआ नहीं। विकास हुआ क्या? बोलने दीजिए ना। 90 के बाद जब तक हम लोग का सरकार था विकास नहीं हुआ क्या? 90 के बाद कितना कल कारखाना लगा बिहार में? और जो लोग कह रहे हैं विकास पुरुष कह रहे हैं वैशाली के सांसद को, हाजीपुर के सांसद को, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हाजीपुर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो सरदेश एलपी शाही के अथी से आ रहा था, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी उस समय यहाँ से खगड़िया नहीं गया होता और खगड़िया से हरियाणा नहीं गया होता तो हाजीपुर का रुख यही होता क्या? और जब दूसरा आरोप लगा, आखिर होता कैसे? ना तो कांग्रेस ने सोचा एक पुल कब का बना, टूटने के कगार पे है। बार बार रिपोर्ट आ रहे हैं कि भाई पुल कभी भी टूट सकता है। दूसरा बन रहा है दीघा में। दूसरी देरी क्यों? वही तो दूसरा बन रहा है। एक टूटने के कगार पे हुआ तो फिर दूसरे के निर्माण की शुरुआत हुई। एक यहाँ बन रहा है, एक छपरा में बन रहा है, 3 पुल बन रहा है। कन्विंस हैं आप लोग? कन्विंस हैं? कन्विंस नहीं है जनता। दीघा में पुल बन रहा है कि नहीं? मैंने छपरा में ये टूट के गिर जाएगा तब दूसरा पुल बनाएंगे या नाव पे लोग सवारी करेंगे? जी, ये पुल टूट करके गिर जाएगा तब दूसरा तैयार होगा? नहीं, दूसरा बन रहा है। एनक्रोचमेंट हटेगा उसके बाद वो पुल स्टार्ट हो जाएगा। एनक्रोचमेंट हटेगा तब वो पुल स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आश्वासन में आप जिंदा रहे। 5 साल तो आश्वासन में रहते ही हम लोग, तमाम लोग। रालोसपा फ्रिंज प्लेयर मानी जाती थी, अहम भूमिका हो रही है। आपको क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती है इस बार? बिहार में कोई चुनौती नहीं है। बिहार में सीधा लड़ाई होगा। और जहां तक विकास पुरुष का सवाल है, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अपने जनता के सामने में 2 वर्ष पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी वैशाली के प्रवास में आए थे और बरैला झील, जो उत्तर बिहार का बरैला झील सबसे नामी झील है जहां विदेशी पक्षी भी आते हैं, उन्होंने शिलान्यास किया था। लेकिन आज तक अगर एक ईंट लगा होता, और जहां आपने अभी सवाल उठाया था NH का, यूपीए 2 ने भी पैसा नहीं दिया, तो आज क्या गरज पड़ गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो यूपीए 2 वाले कांग्रेस के साथ ही हाथ मिलाने को मजबूर हो गए? अगर पैसा नहीं दिया तो बिहार की जनता को बताना चाहिए था कि हम उसके साथ कैसे समझौता करते हैं, कांग्रेस के साथ, जिसने मेरे विकास का पैसा रोका है। आज हम पर भले ही आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी पर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर, लोक जनशक्ति पार्टी पर, भले ही राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण हमारे ऊपर आरोप लग सकता है, लेकिन आज जिसके साथ समझौता है उसने पैसा रोका। यह बिहार के साथ कितना बड़ा शर्मनाक साथ अन्याय है। आनंद अमृतराज जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जनता के कुछ सवाल ले लें ताकि हम राजनेताओं से वो सवाल रख सकें। देखिए बिल्कुल, और सिपोजन जी 2-3 सवाल बार बार हमारे पास कुछ युवा हैं जो बार बार 2-3 सवाल उठाना चाहते हैं। पहला सवाल जंगल राज पार्ट 2 की बात हो रही है। दूसरा सवाल जाति की राजनीति की हो रही है। मंडल राज पार्ट 2, जंगल राज, ये 2 कुछ ऐसे शब्द हैं। समझते कुछ जी बताइए। सर, हमारा सवाल अभी के सरकार से है जो अभी वर्तमान में है। वो जब आए थे सरकार में तो वो बोले थे कि कलम में स्याही भरने का समय आ गया, लाठी में तेल लगाने का समय खत्म हो गया। अभी जो गठबंधन बनाए हैं तब क्या ये बताए, माने मान लिया जाए कि अब फिर लाठी में तेल लगाने का? देखिए हम लोग
हम लोग नीतीश जी से गुस्सा में नहीं है। और नीतीश जी को सपोर्ट किए थे 2010 में, भाजपा उस समय साथ थी। हम लोग को डर है ये महागठबंधन जो हो रहा है तो 1990 वाला 1990 का स्थिति ना हो जाए। आज जो है नीतीश जी जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अथी से खेल रहे हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं इंजीनियरिंग पढ़ के वापस छात्रवृत्ति नहीं मिला। बड़े भाई ने जंगल राज लाया और छोटे भाई ने गली गली दारू का दुकान। देखिए जवाब सवाल का जवाब लेना बहुत जरूरी जी। ये जो बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं जंगल राज, उसी 7 साल के जंगल राज को सफाई करने के लिए जो 7 साल जंगल राज भाजपा वाले ने फैलाया, उसी को मंगल राज बनाने के लिए आरजेडी। सर हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या सामाजिक न्याय और विकास साथ है तो मतलब कि गठबंधन को वोट क्यों नहीं? हम चाहते हैं, सभी नेता से चाहते हैं जवाब इसका। सामाजिक न्याय की बात सामाजिक न्याय की हमारी मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं निश्चित रूप में हम राजनेताओं से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बदला पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल में। क्या आंत के दांत खत्म हो गए? क्या बबूल का पेड़ अब आम के पेड़ में तब्दील हो गया है? हम जानना चाहेंगे आपसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है वैशाली की पावन धरती पर। आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। जनता के कुछ सवाल लेते हैं, बहुत सारे आरोप लगा रही है जनता। क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे गणमान्य जनता बैठी हुई है उनसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि अवसरवाद की राजनीति कौन करता है? दूसरी चीज़, जब उस समय जिस समय नीतीश कुमार जब वोट मांग रहे थे 2010 में, तो उन्होंने कहा था कि अगली बार, इस बार हमें मौका दीजिए, अगली बार अगर हर घर में बिजली नहीं जली तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। आज भी वोट मांग रहे हैं, बिजली कहीं नहीं पहुँची, पूरी जनता जान रही है। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन आपका क्या है सवाल? मेरा सवाल यह है कि मैं महुआ प्रखंड ओस्ती पंचायत की आशा देवी महिला हूँ। मेरा पति 1998 में स्वर्गवास हो गए। उस वक्त से जो भी सरकार सत्ता में आए और सबको हम लोग से मदद लिए गांव के विधायक के द्वारा, लेकिन आज तक कोई भी सरकार वाले हम लोग के मदद नहीं दिए और अपना मेहनत मजदूरी करके कैसे जीवन यापन करते हैं। मैं एक शॉकिंग कहानी अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। एक शख्स टीबी मरीज है, इलाज के लिए इसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, अस्पताल जाता है। क्या होता है अस्पताल में? हमको ब्लड मुँह से आता है, सर्दी मुँह से ब्लड आता है। ब्लड आने के बाद हम तो सब चीज़ दवाई खा ही रहे हैं, साल भर से 9 महीना दवाई खाए, उसके बाद हमको खाने पीने के लिए 1 रुपया तरस नहीं। अस्पताल जब जाते हैं तो वहाँ आपको दवा वगैरह मिल जाती है? हाँ, दवा हुआ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मीट खाइए, मुर्गा खाइए, ये सब हमारे लिए पैसा नहीं। प्रोटीनस डाइट आप नहीं ले पाते हैं। हम चंद और सवाल लेते हैं। मूल समस्याएं क्या है इस इलाके की? जगह जगह पाउच का दुकान खुलवा दिया, नीतीश कुमार जी का उद्यम है। नीतीश जी ने तो ये भी कहा था कि इस बार सरकार में आएंगे तो ड्राई स्टेट बना देंगे बिहार को। नीतीश जी बोले थे कि 2015 में बिजली हर घर में नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे मुद्दा बनाया है। हम जानना चाहते हैं जी, काला धन कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? झूठा प्रवचन। 15 लाख यानी कि दावे सारी पार्टियां करती हैं, दावे सारी पार्टियां करती हैं। 15 लाख नहीं आया, काला धन वापस नहीं आया। काला धन जहाँ तक सवाल है, सब आरजेडी का बकवास है। काला धन नहीं, आरजेडी का बकवास है। ये बकवास है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम हाजीपुर के विकास के बारे में बात करना चाहते हैं। 4 टर्म से यहाँ पर विधायक रहे भाजपा के, और यहाँ क्या क्या विकास किए। अगर उनके मेंबर बैठे हुए तो बताया कि हाजीपुर में विकास क्या किए। न यहाँ पर नाला है, न पानी की अच्छी व्यवस्था है, न लड़की लोग की अच्छी कॉलेज है, न यहाँ पर कोई पार्क है।
ना कोई वृद्धाश्रम है, ना कोई स्टेडियम है। मतलब यहाँ पर सबसे ये लोग अपना विकास तो जरूर किए हैं, अपना विकास करते हैं। ये बार बार हर जगह से आरोप लगता है कि तमाम नेतागण अपना तो विकास कर लेते हैं, पहले छोटी गाड़ी होती है, उसके बाद फिर बड़ी गाड़ियां आ जाती है। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ियां आप लोगों के पास, नेताओं के पास आ जाती है, खुद का विकास होता है, क्षेत्र का नहीं होता। ये आरोप है जनता का। नहीं, क्षेत्र का विकास जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में नहीं हो पाया है। लेकिन अभी बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं पुस्तकालय के बारे में, जिन्होंने क्वेश्चन किया है। हाजीपुर में दो बहुत पुराना पुस्तकालय है, गांधी आश्रम में पुस्तकालय है, एक मस्जिद चौक पर। सड़कें तो बन जानी चाहिए थी, क्यों? सड़क जो है बना हुआ है, सड़क की कोई ये नहीं है बना हुआ है। यानी लालू जी ने बहुत, मुझे लगता है दशकों पहले एक वादा किया था, हेमा मालिनी के गाल से तुलना की थी। सड़क है और सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था उस स्थिति में नहीं है जो होना चाहिए। ये तो फिर किसान कहाँ जाएंगे? उद्योग लग नहीं पा रहे हैं। मुश्किल से 1.5% उद्योग, जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसके प्रपोजल्स आते हैं, मुश्किल से 1.5% वो उद्योग लग पाते हैं, क्योंकि उस तरीके का क्लाइमेट नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान बिहार सरकार विकास विरोधी है। दैनिक जागरण के 16 तारीख के आया है। आज आप कह रहे हैं विकास विरोधी है, जब तक आप साथ में थे तब तक तो आप कहते थे विकास पुरुष है नीतीश कुमार। उसी पर बता रहे हैं। दैनिक जागरण छापा है, अब 20 बैंक का रिपोर्ट है, माननीय रामविलास जी भी एक चैनल पर ये पब्लिक रिपोर्ट है। 21वें पायदान पे, जी 21वें पायदान पे रखा गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट वो खराब हुआ है। उसके बियॉन्ड जब जो है भाजपा भी सरकार में थी, बार बार नीतीश जी को विकास पुरुष तो कहती थी। भाजपा सरकार में थी तो विकास हुआ, उसके बाद इनका नियत और नीति दोनों खराब हो गया। और नीति खराब हो गया, आप मानते हैं? लालू यादव क्या थे, विकास बंद हो जाता है क्या? रेल चक्का फैक्ट्री किसे? भाई साहब, एक ट्वीट आया था, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। क्या तात्पर्य निकाला जाए? कांग्रेस से जान लेते हैं, ये किसके लिए ट्वीट था? आज वैशाली के साथ वैशाली में 2 मंत्री हैं, वैशाली के 5 सांसद हैं। अगर आज वैशाली का विकास नहीं हो रहा है तो जनता को हल्ला करने के बदला अपने 5 सांसद हैं, और 5 सांसद के बाद भी वैशाली की ऐसी स्थिति, जिम्मेदार कौन? आनंद अमृतराज, हम चाहते हैं आप जनता से पूछिए, जिम्मेदार कौन? 5 सांसद होने के बावजूद वैशाली की ऐसी दयनीय स्थिति के पीछे जिम्मेदार कौन? जी निश्चित तौर पे, और हम कुछ दर्शक अब सीधे से बताइए, बहुत सारे इशू है, कौन सा इशू है जिसको लेके इस बार आप वोट देने वाले? विकास का कौन सा इशू रहेगा? वोट देने किस बात पे जाएंगे? कौन सी इशू पे वोट देंगे? हम डर नहीं रहे भाजपा की सरकार में। भाजपा की मुद्दा विकास। हम लोगों ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया कि इस बार एनडीए का सरकार आना। देखिए, जनता काफी आक्रोशित दिख रही है, जनता मूड बना चुकी है। 243 पर लेकिन 5 साल के लिए नेता जो वोट मांगने फिर से चुनावी मौका है, और इसी वक्त नेता जो है, ऐसा लगता है अपने हाइबरनेशन से बाहर निकलते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन जनता क्यों विश्वास करे? किसी पर भी क्यों विश्वास करे? 25 वर्षों का मौका दिया लालू यादव और नीतीश कुमार, और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार है। जाते जाते अंतिम टिप्पणी आपकी, आपको क्या लग रहा है? कांटे का मुकाबला मान रहे हैं आप? निश्चित और कांटे का मुकाबला मान रहे हैं। सिद्धांत के साथ राजनीति करते हैं। के साथ कौन सा सिद्धांत? समाजवादी और कांग्रेस का आना एक साथ? कांग्रेस कभी भी सत्ता के लिए जात पात जन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ये सिद्धांत नहीं, ये सब पर कौन सा सिद्धांत? तो सिद्धांत की बात को ताक पे रख देते हैं ना थोड़ी देर के लिए। सेवा के भावना, सर्वाधिता, सेवा की भावना। कौन से सेवा की? कभी हम सत्ता के लिए जात 2G 3G ये सेवा की भावना थी। देखिए, विकास सीधी सी बात है, इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो रोजगार के मुद्दे पर होगा, विकास के मुद्दे पर होगा। लेकिन क्या महागठबंधन के लिए कितना बड़ा चांस है, कितना बड़ा मौका है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं एनडीए? 200 सीट पर जीतेगी, 200 सीट पे, एक कम नहीं। परिवार में भी टिकट बंटवारा हो जाए तो भी महागठबंधन को 70 सीट आएगा, एनडीए को 130 सीट आएगा। ये तो जनता को फैसला करना है। अंतिम टिप्पणी हम आपसे लेना चाहते हैं, कितनी उम्मीदें हैं भाजपा को? जी, भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता के इसके बावजूद आपको तीसरा
मोर्चा और तीसरा मोर्चा के अलावा ओवैसी फैक्टर, इन सब सारे फैक्टर्स की जरूरत है। चलिए, वैशाली की धरती से बस इतना ही। हम आगे भी जाएंगे दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी, जो क्या है हालात, क्या है ज़मीनी हकीकत और क्या है जनता का मूड, ये अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सिंहासन का संग्राम हर रोज ताज़ा खबरों के लिए। अभी देखते रहें आप मौरी टीवी।